हेलो स्टूडेंट, मैं एस यादव की कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और हम पढ़ रहे हैं अध्याय कौन सा? 8वां, जिसका नाम क्या है? परिवहन एवं संचार। परिवहन एवं संचार के अंतर्गत हमने पूर्व में 2 वीडियो और देखे। पहला वीडियो था हमारा स्थल परिवहन और स्थल परिवहन हमारा था उसमें सड़क मार्ग। दूसरे वीडियो में हमने देखा रेल मार्ग अर्थात रेल परिवहन। और आज हम जो पढ़ेंगे इस तीसरे भाग के अंदर जल परिवहन। बच्चों, आपको जल परिवहन का नाम सुनते ही जलयान याद आए होंगे। कभी ना कभी अपने माता पिता परिवार के सदस्यों के साथ आप घूमने गए होंगे जलीय क्षेत्रों के अंदर, और जब जलीय क्षेत्रों में आप वहां पर गए तो वहां पर आपने कोई ना कोई जलयान भी देखा होगा या जलयान में बैठकर सैर भी की होगी। तो इस तरह से देखिए, आज हम पढ़ेंगे जल परिवहन और जल्दी से तैयार हो जाइए जल परिवहन पढ़ने के लिए। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पर एक जल परिवहन का चित्र दिखाया गया है। और ये जो जल जो यहाँ पर आप देख रहे हो, या एक झील हो सकती है, एक सागर हो सकती है, एक नदी हो सकती है, और इसमें एक क्या है? जलयान। और यह जलयान देखिए कहलाता पाल वाली नौका, अर्थात ऐसी नौकाएं जो हवाओं के आधार पर चलती और जिस पर एक कपड़े की क्या बंधी होती है? पाल बंधी होती है। और यहाँ पर यदि हम देखें तो इसे देखिए पवनों के द्वारा संचालित किया जाता है। और ये हमारी प्राचीन पद्धति थी, अर्थात प्राचीन काल में जब देखिए तकनीकी युग नहीं था, औद्योगिक क्रांति नहीं आई थी, तब देखिए जल ये जो साधन के रूप में हमारे लिए क्या थी? ये पाल वाली नौकाएं। और अब आगे देखते हैं जो आधुनिक क्षेत्र के अंदर देखिए बहुत सारी हमारे पास देखिए टेक्नोलॉजी आ गई है और उससे नए नए जलयानों का क्या हुआ? निर्माण हुआ है। तो बच्चों, आज हम पढ़ना शुरू करते हैं जल परिवहन। और जल परिवहन में देखिए यह परिवहन बहुत सस्ता पड़ता है, क्योंकि जल का घर्षण स्थल की अपेक्षा बहुत कम होता है। जल परिवहन की ऊर्जा लागत की अपेक्षा कम होती है। तो सीधा सा है, यहाँ पर ऊर्जा की लागत भी कम होती है। सड़क मार्गों की तरह या मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता। इसलिए देखिए लंबे लंबे परिवहन के लिए किसको काम में लिया जाता है? जल परिवहन को। क्यों? क्योंकि आर्थिक दृष्टि से ये सस्ता पड़ता है। आगे देखिए जल परिवहन के प्रकार। जल परिवहन को हमारी पाठ्य पुस्तक में 2 भागों में बांटा गया। एक तो कौन सा है? समुद्री मार्ग, और दूसरे आते हैं हमारे इसमें आंतरिक मार्ग। समुद्री मार्गों में हम देखेंगे महासागरों के अंदर विश्व के बड़े बड़े जो जल मार्ग हैं उनका अध्ययन करेंगे। और आंतरिक मार्ग की यदि बात करें तो देखिए इसके अंदर हम पढ़ेंगे नदी, झीलें और नहरों के रूप में छोटे छोटे आंतरिक जल मार्ग पाए जाते हैं। कई देशों में तो बड़े बड़े जल मार्ग भी हैं नदियों के रूप में, और उन्हें एक तरह से देखिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के जल मार्ग भी घोषित किया गया है। तो देखिए हम सबसे पहले देखते हैं समुद्री मार्ग। और समुद्री मार्गों में देखिए महासागर सभी दिशाओं में मुड़ सकने वाले ऐसे महामार्ग प्रस्तुत करते हैं जिनकी कोई रख रखाव की लागत नहीं होती है। अर्थात ये कौन से मार्ग हैं? महासागरीय मार्ग हैं, जिनका रख रखाव करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आगे देखिए एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक स्थूल पदार्थों का लंबी दूरियों तक समुद्री परिवहन स्थल और वायु परिवहन की अपेक्षा सस्ता पड़ता है। कौन सी दूरियों की बात करें? लंबी दूरी का यदि परिवहन करना हो तो सबसे उपयुक्त कौन सा होता है? जलमार्ग। जलमार्ग ही क्यों? क्योंकि जलमार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता, इसलिए उनकी लागत कैसी होती है? कम हो जाती है। आगे देखिए आधुनिक यात्री जहाज और मालवाहक पोत, रडार, बेतार के तार व अन्य नौ परिवहन संबंधी सुविधाओं से लैस होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले चित्र दिखाया था, पाल वाली नौकाएं वो एक प्राचीन नौका थी, जल परिवहन का एक साधन। आज आप देखिए जिस साधन को आप देख रहे हैं ये आधुनिक जलयान है। और आधुनिक जलयान में भी देखिए मालवाहक पोत है ये, और इसके ऊपर देखिए ये रडार सिस्टम लगे हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर पहले ही कहा गया है कौन से सिस्टम लगे होते हैं? रडार सिस्टम लगे होते हैं। और उसके अलावा यदि यहाँ पर हम बात करें तो बेतार सुविधा भी होती है, टेलीफोनिक सुविधा भी होती है, और पूर्णतः आधुनिक तकनीकी से क्या होते हैं? लैस होते हैं।
आगे देखिए, कंटेनरों के प्रयोग ने विश्व की प्रमुख पत्तनों पर नौभार के निपटान को सरल बना दिया। पत्तनों का अर्थ होता है पोर्ट, और पोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? बंदरगाह भी कहते हैं। तो इस तरह से देखिए, ये एक आधुनिक पोत है और जिसका चित्र आपको दिखाया गया, इससे पहले मैंने दिखाया था वो प्राचीन देखिए जलयान था। इस तरह से अब हम देखेंगे विश्व के महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग मानचित्र के ऊपर, और इन मार्गों का एक एक करके बच्चों हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। ध्यान से देखना कौन कौन से मार्ग, पहले मैं मानचित्र पर बताऊंगा और उसके बाद एक एक जल मार्ग को मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, यहां पर हम देखें तो एक महाद्वीप है जिसका नाम है एशिया। महाद्वीप कौन सा है बच्चों? ये एशिया। और इसके बाद यहां हम महाद्वीप देखते हैं तो इसे कहा जाता है उत्तरी अमेरिका। और यदि हम यहां पर देखें तो नीचे आता है जिसका नाम है दक्षिणी अमेरिका। इसके बाद यहां पर एक महाद्वीप देखते हैं जिसका नाम क्या है? अफ्रीका। ठीक है, और यहां पर महाद्वीप देखते हैं तो कौन सा है? यूरोप। तो ये तो कुछ महाद्वीप है, और इनके अलावा एक देश और है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए, हम बात करते हैं महासागरों की। महासागरों की यदि बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं इसका नाम है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है बच्चों? प्रशांत महासागर। और ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे गहरा भी महासागर यही है। उसके बाद दूसरा देखिए, यहां आप जो महासागर देख रहे हैं बच्चों, इस महासागर का नाम है अटलांटिक महासागर, और इसी महासागर को कहा जाता है अंध महासागर भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? हम इसे अंध महासागर भी कहते हैं, और दूसरा नाम अटलांटिक महासागर भी है। उसके बाद देखिए, यहां पर हम देखते हैं ये भारत, और भारत के नीचे वाले क्षेत्र में जो महासागर है उसका नाम है हिंद महासागर। तो यहां पर जो महासागर है उसका नाम है हिंद महासागर। और देखिए, समुद्री मार्गों के रूप में ये तीनों महासागर देखिए जाने जाते हैं। यदि हम बात करें उत्तरी महासागर तो वो बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए वहां जलपोत या जलयान वहां पर नहीं चलते हैं। तो परिवहन की दृष्टि से एक तो हिंद महासागर, दूसरा कौन सा है? अंध महासागर, और तीसरा कौन सा आता है? प्रशांत महासागर। अब देखिए, विषुवत रेखा के आधार पर इन महासागरों को दो दो भागों में बांटा गया है। जैसे हम यहां पर बात करते हैं, उत्तर में है यदि विषुवत रेखा के तो उसे कहा जाता उत्तरी अंध महासागर या उत्तरी अटलांटिक महासागर, और यदि दक्षिण में देखें तो उसका नाम है दक्षिणी अटलांटिक महासागर या दक्षिणी अंध महासागर। तो देखिए बच्चों, यहां पर भी हम देखें तो यहां पर उत्तरी प्रशांत महासागर और नीचे वाले भाग को कहा जाता है दक्षिणी प्रशांत महासागर, और इन्हीं के नाम पर जल मार्गों का नामकरण भी किया गया है। जैसे मैं आपको सबसे पहले यहां पर बता रहा हूं, उत्तरी अंध महासागर या उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगर हम इसकी बात करें, देखिए यहां पर उत्तरी अटलांटिक महासागर की, तो यहां पर एक महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका, और दूसरा आता है यहां यूरोप, और उसके बाद नीचे देखते हैं अफ्रीका, और अफ्रीका के बाद आता है दक्षिणी अमेरिका। इसका क्या नाम है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। इनके बीच वाला जो भाग है ये कहलाता है उत्तरी अंध महासागर या उत्तरी अटलांटिक महासागर समुद्री मार्ग। अब यहां पर यदि हम देखेंगे, कुछ बंदरगाह तो किसके हैं? यूएसए के हैं, और कुछ बंदरगाह देखिए यहां कनाडा के हैं। तो यहां पर यदि हम देखते हैं, एक हार्बर है और दूसरा है न्यूयॉर्क। इस तरह से देखिए दो बंदरगाह हैं। उसके अलावा यूरोप का एक बंदरगाह देखते हैं जो मानचित्र पर दिखाया गया है, लंदन, और दूसरा एक जर्मनी का दिखाया गया है, हैम्बर्ग। इसी तरह से देखिए हम नीचे दक्षिणी अमेरिका के अंदर भी जल मार्गों के लिए पोर्टों का निर्माण किया गया, जैसे यहाँ देखते हैं ब्राजील में बेलम। उसके बाद देखिए यहाँ एक और बंदरगाह रायो डी जेनेरियो, और उसके बाद देखिए यहाँ और देखिए दक्षिणी अमेरिका का एक बंदरगाह मोंटेवीडियो। इसी तरह देखिए अफ्रीका का भी एक बंदरगाह है जिसे क्या कहा जाता है? पतन या पोर्ट भी कहा जाता है, जिसका नाम क्या है?
केप टाउन। तो इस तरह से देखिए ये सारे किसके हैं, अंध महासागर के बंदरगाह। और यहीं पर ये डॉटेड जो लाइनें देख रहे हो बच्चों, ये देखिए जल मार्गों को प्रदर्शित करते हैं। जैसे यूरोप के लंदन से देखिए सीधे कहां पर जाते हैं जलयान, यूएसए के अंदर या कनाडा। और इसी तरह से देखिए लंदन से सीधा जल परिवहन कहां पर है, न्यूयॉर्क। और यह विश्व का सबसे व्यस्ततम जल मार्ग है यदि पूछा जाए तो। क्यों है, क्योंकि दो विकसित महाद्वीपों को जोड़ता है, एक तरफ यूरोप और एक तरफ उत्तरी अमेरिका के देश। उसके बाद देखिए यह है दक्षिणी अंध महासागर। और दक्षिणी अंध महासागर का सागरीय मार्ग है, एक तरफ है अफ्रीका और एक तरफ है यहां दक्षिणी अमेरिका। यह मार्ग देखिए प्रमुख रूप से कृषि के उत्पादों पर निर्भर करता है, क्योंकि दोनों देशों में कृषि के उत्पाद मिलते हैं। इसके बाद देखिए एक और मार्ग देखते हैं जिसका नाम हिंद महासागर से। हिंद महासागर और अंध महासागर को जोड़ने वाले दो मार्ग हैं। एक तो देखिए मार्ग यहां से होकर आता है अफ्रीका से होकर, और दूसरा एक नहर बनने से जिसका नाम है स्वेज नहर। और स्वेज नहर बनने से देखिए यूरोप को इस नहर के माध्यम से जोड़ा गया है एशिया से, और यह मार्ग कहलाता है स्वेज नहर मार्ग भी कहलाता है। और एक यहां पर सागर भी है छोटा जिसका नाम है भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर और स्वेज नहर होते हुए एशिया में यह मार्ग आता है। इसी तरह से देखिए प्रशांत महासागर के भी जल मार्गों को दो भागों में बांटते हैं। एक तो उत्तरी प्रशांत महासागर। उत्तरी प्रशांत महासागर में देखते हैं तो देखिए एशिया, और एशिया के प्रमुख देशों में जैसे जापान, और जापान का एक शहर है योकोहामा। इसी तरह दूसरा देश चीन, और चीन का एक शहर है जिसका नाम है शंघाई। और उसके बाद देखिए एक और है जिसका नाम क्या है, हांगकांग। और फिर एक छोटा देश और है जिसका नाम है सिंगापुर। और इधर यदि हम देखते हैं तो उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका में विशेषकर यूएसए के यहां बंदरगाह, जैसे यहां पर हम देखें सैन फ्रांसिस्को। उसके बाद देखिए यहां पर एक कनाडा का भी बंदरगाह है जिसका नाम है वैंकूवर। और इस तरह से यहां पर जलमार्ग जापान और चीन और हांगकांग और सिंगापुर के रूप में देखिए जाने जाते हैं। लेकिन प्रशांत महासागर में एक महत्वपूर्ण जगह है जिसका नाम है हवाई द्वीप, और हवाई द्वीप की राजधानी का नाम है होनोलुलु। और इसे कहा जाता है प्रशांत महासागर का चौराया, यानी द क्रॉस रोड ऑफ द पैसिफिक। कोई भी जलयान देखिए इस प्रशांत महासागर से होकर जाता है तो उन जलयानों को देखिए यहां पर विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। जगह कौन सी है, होनोलुलु। और यह प्रशांत महासागर की एक महत्वपूर्ण पोर्ट के रूप में भूमिका निभाता है, जो जलयानों की क्या करता है, सहयोग करता है, सुविधाएं प्रदान करता है, क्योंकि प्रशांत महासागर काफी बड़ा है। इसी तरह से हम देखते हैं दक्षिणी प्रशांत। दक्षिणी प्रशांत की यदि बात करें तो जैसे ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है जिसका नाम क्या है, सिडनी। और उसके बाद देखिए एक शहर और है जिसका नाम क्या है, मेलबर्न। और इधर यदि हम देखें दक्षिणी अमेरिका, और दक्षिणी अमेरिका के देखिए कुछ बंदरगाह हैं, इनको यहां से क्या किया गया है, जोड़ा गया है। और यदि हम बात करें न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है जिसका नाम है ऑकलैंड, और वो भी देखिए इसी दक्षिणी प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है। इस तरह से देखिए बच्चों आपने यहां पर देखा विश्व के महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग। तो याद रखना, एक एक करके मैं पढ़ाऊंगा। उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग, उसके अलावा दक्षिणी अटलांटिक, हिंद महासागर, और एक भूमध्य सागरीय, और उसके बाद उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण ये वाला महासागरीय जलमार्ग है जिसका नाम है उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे, देखिए इनको, और एक एक की विशेषताएं भी देखेंगे। सबसे पहले आता है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र का जलमार्ग, और यह विश्व का सबसे व्यस्ततम है क्योंकि दो विकसित देखिए महाद्वीपों को जोड़ने वाला जलमार्ग है। तो चलो देखते हैं। यह मार्ग औद्योगिक दृष्टि से विकसित विश्व के दो प्रदेशों उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को मिलाता है। तो देखिए यहां संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरे कहां के देश हैं, पश्चिमी यूरोप के। विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार, 1/4 का मतलब होता है 1/4।
इस मार्ग द्वारा परिवहित होता है, इसलिए यह विश्व का व्यस्ततम व्यापारिक जल मार्ग है। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। विश्व का व्यस्ततम व्यापारिक जल मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। आगे देखिए, दूसरे अर्थों में इसे वृत्त ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। यह भी पूछा जाता है कौन से जल मार्ग को वृत्त ट्रंक देखिए मार्ग कहा जाता है, तो कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। आगे चलते हैं और देखिए, भूमध्य सागर हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग, तो ये दूसरा एक जल मार्ग है, काफी महत्वपूर्ण जल मार्ग है और ये प्राचीन जलमार्गों में से एक नहीं है, ये नवीन जलमार्गों में से एक है। जैसे ही स्वेज नहर का निर्माण किया गया तब जाकर ये जलमार्ग खुला। आगे देखिए, यह समुद्री मार्ग प्राचीन विश्व के हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्रों से गुजरता है। यानी जो हृदय जो क्षेत्र है या स्थल है वहां से होकर गुजरता है, अर्थात पूरी दुनिया के बीचों बीच, और किसी भी अन्य मार्ग की अपेक्षा अधिक देशों और लोगों को सेवाएं प्रदान करता है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा जल मार्ग कौन सा है जो सबसे अधिक देशों को जोड़ता है, अर्थात लोगों को सेवाएं प्रदान करता है? तो कौन सा है? भूमध्य सागर हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग। अब यहां देखिए, जो बंदरगाह है पोर्ट सईद, उसके बाद आता है अदन, और उसके बाद आता है मुंबई, कोलंबो और सिंगापुर इस मार्ग की महत्वपूर्ण पत्तनों में से कुछ हैं। तो कहने का मतलब है, यहां यदि हम बात करें, सिंगापुर अपने आप में स्वतंत्र देश दक्षिणी पूर्वी एशिया का, कोलंबो देखिए श्रीलंका की राजधानी भारत के जस्ट दक्षिण में, उसके बाद मुंबई की बात करें तो भारत का एक बंदरगाह, उसके बाद आता है देखिए अदन, ये यदि हम इसकी बात करें अरब के पठार के ऊपर स्थित देखिए एक बंदरगाह, और उसके बाद आता है पोर्ट सईद, और पोर्ट सईद की बात करें तो मिस्र का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह। इस तरह से ये जलमार्ग कौन सा हमारा? भूमध्य सागर और साथ में हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग, जो दोनों को जोड़ता है। अगला जलमार्ग पढ़ते हैं, देखिए उत्तम मासा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग। तो यहां पर देखिए एक शब्द लिखा हुआ है उत्तम मासा, इसे इंग्लिश में कहा जाता है गुड होप, और ये क्या है? एक अंतरिप है। कहां का है ये अंतरिप? दक्षिणी अफ्रीका का अंतरिप है। ये कौन से देश का है? दक्षिणी अफ्रीका देश का एक अंतरिप है। यहां से होकर देखिए ये जलमार्ग गुजरता है, इसलिए इसका नाम इसी अंतरिप के नाम पर किया गया है। और जब से स्वेज नहर बनी है तब से देखिए इस जलमार्ग का महत्व घटता ही जा रहा है, क्योंकि यहां पर समय और दूरी अधिक लगती थी, और स्वेज नहर बनने से एशिया को आराम से भूमध्य सागर के माध्यम से जोड़ दिया गया है। तो देखिए यह व्यापारिक मार्ग अत्यधिक औद्योगिक पश्चिम यूरोपीय प्रदेशों को पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिणी पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की वाणिज्यिक कृषि तथा पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ता है। तो देखिए ये जलमार्ग किसको जोड़ता था? विशेषकर यदि देखते हैं, एक तो अफ्रीका का पश्चिमी भाग और अफ्रीका का दक्षिणी भाग, और एशिया का कौन सा भाग? दक्षिणी पूर्वी एशिया। इसके अलावा दो देश और हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन सबको जोड़ने वाला जलमार्ग। आगे देखिए, स्वेज नहर के निर्माण से पहले यह मार्ग लिवरपूल, और लिवरपूल कहां पर पाया जाता है? ब्रिटिश, और कोलंबो को जोड़ता था। एक तो लिवरपूल की बात कर रहे हैं, और दूसरा देखिए कौन सा है? श्रीलंका की राजधानी कोलंबो को जोड़ने वाला मार्ग, जो स्वेज नहर मार्ग से 6400 किलोमीटर लंबा मार्ग है। अर्थात यहां देखिए जब स्वेज नहर नहीं बनी थी, अगर जाना है देखिए लिवरपूल से कोलंबो, तो कितनी दूरी ज्यादा तय करनी पड़ती थी? 6400 किलोमीटर दूरी अधिक तय करनी पड़ती थी। इसीलिए इस मार्ग का महत्व कम हो गया। किसके निर्माण होने से? स्वेज नहर के निर्माण होने से। आगे देखिए, सोना, हीरे, तांबा, टिन, मूंगफली, गिरी का तेल,
कहवा और फलों जैसे समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के कारण दोनों पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीका के बीच व्यापार की मात्रा और यातायात में वृद्धि हो रही है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर अफ्रीका के दोनों हिस्सों पूर्वी और पश्चिमी को देखिए, यह मार्ग जोड़ता है। आगे देखते हैं, देखिए दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग। तो चौथे नंबर पर जो जल मार्ग आता है वो कौन सा है? दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग। प्रारंभ में हमने पढ़ा था उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। तो यहां देखिए अटलांटिक महासागर के पार यह एक अन्य महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है जो पश्चिमी यूरोपीय और पश्चिमी अफ्रीकी देशों को दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील, अर्जेंटीना और उरुग्वे से मिलाता है। तो कहने का मतलब है यहाँ देखिए 3 महाद्वीप हैं, एक तो पश्चिमी यूरोप, उसके अलावा देखिए अफ्रीकी और उसके अलावा देखिए दक्षिणी अमेरिका। इन तीनों को जोड़ने वाला जल मार्ग। इस मार्ग पर यातायात उत्तरी अटलांटिक मार्ग की तुलना में दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के सीमित विकास और कम जनसंख्या के कारण बहुत कम है। अर्थात देखिए इस अगर जल मार्ग की हम बात करें, जो उत्तरी अटलांटिक है उसकी अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। एक तो यहाँ जनसंख्या कम है और दूसरा यहाँ औद्योगिक विकास भी कम हुआ है, इसलिए उसकी तुलना में कम महत्वपूर्ण है। आगे पढ़ते हैं, देखिए केवल दक्षिणी पूर्वी ब्राजील और प्लाटा ज्वार नदमुख और दक्षिणी अफ्रीका के कुछ भागों में बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण हुआ है। तो देखिए दक्षिणी अमेरिका की यदि हम बात करें, ज़्यादा औद्योगिकरण नहीं हुआ। थोड़ा सा क्षेत्र तो कौन सा है? ब्राजील का क्षेत्र है। और उसके अलावा देखिए अगर हम देखें तो थोड़ा सा क्षेत्र किसका पाया जाता है? अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र विकसित देश जिसका नाम है दक्षिणी अफ्रीका। तो 2 ही क्षेत्र ऐसे हैं यहां पर इस मार्ग के ऊपर जहां पर क्या हुआ है? औद्योगिकरण हुआ है। और देखिए रियो डी जेनेरो और केप टाउन के बीच मार्ग पर भी यातायात बहुत कम है, क्योंकि दोनों दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका में एक जैसे उत्पाद और संसाधन है। दूसरा एक सबसे बड़ा कारण माना गया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका में दोनों में जिस भी चीज का उत्पादन होता है, चाहे खनिज हो या कृषि से संबंधित हो या औद्योगिकरण से संबंधित हो, उन दोनों के उत्पाद क्या हैं? एक समान और सीमित हैं। इसलिए देखिए यहां पर व्यापार बहुत ही कम होता है। आगे देखिए प्रशांत महासागर का समुद्री मार्ग, और वो भी उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग। अब उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग के अंदर देखते हैं, विस्तृत उत्तरी प्रशांत महासागर के आर पार व्यापार अनेक मार्गों द्वारा संचालित होता है। कहने का मतलब प्रशांत महासागर का विशाल आकार होने के कारण कोई एक मार्ग नहीं है यहां पर जो होनोलुलु में मिलते हैं। तो देखिए प्रशांत महासागर का चौराया किसे कहा जाता है? होनोलुलु। ये क्या है? हवाई द्वीप की राजधानी। और हवाई द्वीप पर किसका अधिकार है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है जिसका नाम है हवाई द्वीप। और ये कहां पर स्थित है? प्रशांत महासागर में। और इसे अंग्रेजी में कहते हैं द क्रॉस रोड ऑफ द पैसिफिक भी कहा जाता है। और देखिए व्रत ग्रेट सर्किल पर स्थित सीधा मार्ग वैंकूवर देखिए कहां पर है? कनाडा। और याकोहामा कहां पर है? जापान को जोड़ता है। तो सीधा सा है, एक तो है कनाडा और दूसरा देश कौन सा आता है? जापान। इनको देखिए यह उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग जोड़ता है और यात्रा की दूरी को कम करके 2480 किलोमीटर आधा कर देता है। तो यह जलमार्ग देखिए क्या करता है? यात्रा की जो दूरी है उसको भी कम कर देता है। अब आगे देखते हैं, यह समुद्री मार्ग उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित पत्तनों को इंग्लिश में कहा जाता है पोर्ट और हिंदी में बंदरगाह भी कहते हैं, को एशिया के पत्तनों से जोड़ता है। ये है वैंकूवर, सिएटल, पोर्टलैंड और सैन फ्रांसिस्को। ये कहाँ के हैं? ये देखिए उत्तरी अमेरिका के बंदरगाह हैं, जैसे वैंकूवर कनाडा का, सिएटल यूएसए का, पोर्टलैंड यूएसए का, सैन फ्रांसिस्को यूएसए का। और याकोहामा जापान, कोबे जापान का है, संघाई चीन, हांगकांग
और उसके बाद आता मनीला। मनीला किसका? फिलीपींस। और सिंगापुर। ये सारे देखिए बंदरगाह कहां पर हैं? एशिया की ओर। ये आपसे पूछा जा सकता है एशिया की ओर कौन कौन से बंदरगाह हैं और अमेरिका की ओर कौन कौन से बंदरगाह। अमेरिका की यदि हम बात करते हैं तो कनाडा और दूसरा यूएसए। और उसके अलावा एशिया की यदि हम बात करें तो जापान, चीन और फिलीपींस जैसे देशों के बंदरगाह हैं जो इस मार्ग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद देखिए अगला जो देखिए समुद्री मार्ग जिसका नाम है दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग। अब दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग ये देखिए उत्तरी जो प्रशांत समुद्री मार्ग था उसके जस्ट क्या है? नीचे, अर्थात विषुवत रेखा के दक्षिणी भाग को कहा जाता है। यह समुद्री मार्ग पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पनामा नहर से होते हुए प्रशांत महासागर के द्वीपों से मिलाता है। प्रशांत महासागर में छोटे बड़े यदि देखे जाएं लगभग 20,000 द्वीप पाए जाते हैं और उनमें परिवहन से देखिए एक तरह से जोड़ने का कार्य कौन सा जल मार्ग करता है? दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग। इस मार्ग का प्रयोग हांगकांग, फिलीपींस और इंडोनेशिया पहुंचने के लिए किया जाता है। कहां जाना हो? हांगकांग जाना हो, फिलीपींस ये एशिया के देश हैं, इंडोनेशिया, तो कौन से मार्ग का अनुसरण किया जाएगा? दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग। होनोलुलु इस मार्ग पर महत्वपूर्ण पतन है। अब ये देखिए प्रशांत महासागर का चौराया और महत्वपूर्ण बंदरगाह एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है जिसका नाम क्या है? होनोलुलु। इस तरह से देखिए हमारा एक महत्वपूर्ण बंदरगाह पोर्ट या पतन है। अब आगे देखते हैं, देखिए इसमें तटीय नौ परिवहन। अब देखिए ये जो तटीय नौ परिवहन है, जो सागर तटीय जो देश हैं और उनके किनारों पर देखिए या तो दूसरे महाद्वीपों से या दूसरे देशों से या एक ही देश के दो तटीय भागों से भी यहाँ पर क्या किया जाता है? परिवहन। जैसे मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूँगा, देखिए भारत का यदि हम देखें इस तरह से, देखिए प्रायद्वीपीय भारत और यहाँ पर एक बंदरगाह जिसका नाम है मुंबई और यहाँ पर एक बंदरगाह जिसका नाम है चेन्नई। अब देखिए सड़क मार्ग से यहाँ हम जाएं तो यहाँ बीच के अंदर देखिए धरातल पर अनेक प्रकार के क्या पाए जाते हैं? उच्चावच पाए जाते हैं, बहुत सारे अवरोध हैं। लेकिन जल परिवहन के माध्यम से देखिए हम आसानी से यहाँ पर क्या कर सकते हैं? पहुँच सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पर मुंबई और दूसरा कौन सा है? चेन्नई। और ये तटीय देखिए हमारे क्या हैं? जल मार्ग कहलाते हैं जो कोस्टल एरियो को आपस में जोड़ते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर हम देखेंगे तटवर्ती नौ परिवहन लंबी तट रेखा वाले देशों के लिए सुगम विधि है। उदाहरणार्थ संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और एक देश कौन सा है? भारत। और भारत का तो मैंने एग्जाम्पल आपको बताया। यूरोप में शेंगेन देशों की स्थिति तटीय नौ परिवहन की दृष्टि से उपयुक्त है जो एक सदस्य देश के तट को दूसरे सदस्य देश के तट से जोड़ता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया या तो एक देश के ही तट हो सकते हैं या दूसरे देश के तटीय क्षेत्रों को भी आपस में जोड़ा जा सकता है। और अब हम यहाँ पर देखेंगे नौ परिवहन नहरें। अब देखिए अपनी पाठ्य पुस्तक में विश्व की दो बड़ी नहर प्रणालियों को दर्शाया गया है, एक स्वेज नहर और दूसरी है पनामा नहर। और इन दोनों नहरों का हम अध्ययन करेंगे और ये देखिए बहुत बड़े क्षेत्रों को जोड़ने वाली नहरें हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं। सबसे पहले एक नहर है ये जिसका नाम क्या है? स्वेज नहर। बच्चों इसे बहुत अच्छे से याद कर लेना, कई बार पूछा जाता है। ये जो मानचित्र बनाया गया है ये स्वेज नहर का है और यहाँ पर यदि आप देखेंगे एक महाद्वीप दिखाया गया है अफ्रीका और ऊपर दूसरा महाद्वीप दिखाया गया है एशिया और इनके बीच में देखिए एक जलीय भाग है जिसका नाम है भूमध्य सागर और यहाँ पर एक छोटा सागर है जिसका नाम है लाल सागर। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ते हुए यहाँ पर देखिए इस स्थलीय भाग को काटकर एक नहर बनाई गई है और उस नहर का नाम क्या रखा गया है? स्वेज नहर रखा गया है। जो पेपर में आपसे पूछा भी जाता है स्वेज नहर कौन कौन से सागरों को या महासागरों को जोड़ती है? एक तो भूमध्य सागर और दूसरा कौन सा है? लाल सागर। और जब से ये नहर बनी है तो ये देखिए जल मार्ग का महत्व क्या हो गया? कम हो गया। अब सीधे जलयान यहाँ से एशिया में
पहुंच जाते हैं। इसी चीज को बड़े रूप में दिखाया गया है। यहां पर आप देखेंगे ये सागर है जिसका नाम है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर के ऊपर देखिए एक बंदरगाह है जिसका नाम है पोर्ट सईद। क्या नाम है इस बंदरगाह का? पोर्ट सईद, ये बंदरगाह है देखिए। उसके बाद देखिए लाल सागर के तटीय क्षेत्र में यहां पर देखें तो यहां पर भी एक बंदरगाह है जिसका नाम है स्वेज। और यहां स्वेज से लेकर देखिए यहां तक पूरे इस क्षेत्र में एक नहर बनाई गई है स्थलीय भाग को काटकर। और यह स्थलीय भाग कौन से देश का है? मिस्र का। और मिस्र का भी एक प्रायद्वीपीय भाग है जिसका नाम है सिनाई प्रायद्वीप। और इस सिनाई प्रायद्वीप को काटकर देखिए यहां नहर बनाई गई है जो भूमध्य सागर और किसको जोड़ती है? नीचे है लाल सागर। कौन सा सागर है? लाल सागर। अब देखिए यहां पर यदि हम देखें तो कुछ रेल लाइनें भी यहां पर हैं देखिए। और इसके अलावा देखिए एक रेल लाइन यहां पर भी है जो अफ्रीका की ओर जाती है। और कुछ छोटे छोटे सड़क मार्ग भी बनाए गए हैं। और यहां पर एक बहुत बड़ी झील भी पाई जाती है इस नहरी क्षेत्र के अंदर जो खारे पानी की झील है जिसका नाम है मंजाला झील। कहां पर है? ये वाला पार्ट एक झील का पार्ट है जिसका नाम है मंजाला झील। इसके अलावा दो खारे पानी की और झील है, एक बड़ी और एक छोटी। इसीलिए बड़ी झील को कहा गया है ग्रेट बीटर झील और छोटी झील को कहा गया लिटिल झील। इस तरह से ये जो झीलें भी इस नहर को बनाने में काफी सहयोग किया। और इस तरह से इस नहर का निर्माण किया गया। और ये नहर कौन सी कहलाती है? स्वेज नहर। कौन से देश में है ये? मिस्र। और मिस्र का भी एक प्रायद्वीप है जिसका नाम क्या है? सिनाई प्रायद्वीप। अब देखिए इस नहर की यदि लंबाई देखें तो 160 किलोमीटर लंबी नहर है जो विश्व की सबसे लंबी नहर कहलाती है। इस तरह से देखिए अब हम इसको पूरे विस्तार से पढ़ेंगे और देखेंगे इस नहर की कौन कौन सी विशेषताएं हैं और कब इसका निर्माण किया गया और कौन कौन से क्षेत्रों को जोड़ती है। तो सबसे पहले देखिए इस नहर का निर्माण 1869 में मिस्र में उत्तर में पोर्ट सईद एवं दक्षिण में स्थित पोर्ट स्वेज, जैसा कि मैंने चित्र में दिखाया था, जिसे कहा जाता है स्वेज बंदरगाह या पतन, के मध्य भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ने हेतु देखिए इसका निर्माण किया गया। और देखिए अगली विशेषता, यह यूरोप को हिंद महासागर में एक नवीन प्रवेश मार्ग प्रदान करता है। सीधा सा यूरोप को किससे जोड़ता है? हिंद महासागर के देशों से जोड़ने वाला। तथा लिवरपूल, कहां पर है ये लिवरपूल? ब्रिटिश यानी इंग्लैंड में। एवं कोलंबो, कोलंबो कहां पर है? श्रीलंका की राजधानी के बीच प्रत्यक्ष समुद्री मार्ग की दूरी को उत्मासा अंतरीप मार्ग की तुलना में घटाता है। तो यहां की जो दूरी है काफी कम कर देता है। कौन सा मार्ग? ये स्वेज नहर मार्ग। आगे देखिए, यह जल बंधकों से रहित समुद्री सतह के बराबर नहर है। यह कहलाते लॉक्स। जो देखिए जलीय स्तर यदि ऊंचा नीचा होता है तो वहां पर लगाए जाते हैं लॉक्स और उन लॉक्स को कहा जाता है जल बंधक। तो इस नहर में कोई लॉक्स नहीं बनाए गए क्योंकि जल स्तर में ज़्यादा अंतर नहीं होने के कारण। जो यह लगभग 160 किलोमीटर लंबी, तो लंबाई कितनी है? 160 किलोमीटर, तथा 11 से 15 मीटर गहरी। तो इसकी गहराई भी यदि देखें इस नहर की कितनी है? 11 से 15 मीटर। इस नहर में प्रतिदिन लगभग 100 जलयान, आप देखिए प्रतिदिन कितने जलयानों का आवागमन होता है? 100 जलयान आवागमन करते हैं। तथा उन्हें इस नहर को पार करने में 10 से 12 घंटे का समय लगता है। यानी 160 किलोमीटर की दूरी तय करने पर कितना समय लग जाता है? 10 से 12 घंटे का समय लग जाता है। और देखिए इसकी विशेषताएं, एक रेल मार्ग, तो मैंने पहले ही कहा था कि यहां पर क्या है? मिस्र का एक रेल मार्ग भी बनाया गया इस नहर के पास। इस नहर के सारे स्वेज तक जाता है और फिर इस्लामिया से एक शाखा कैरो, जो मिस्र की क्या है? राजधानी भी है, को जाता है। नील नदी से एक नौगम्य ताजा पानी की नहर भी स्वेज नहर से इस्माइलिया में मिलती है, जिससे पोर्ट सईद और
स्वेज नगरों को ताजे पानी की आपूर्ति होती है। तो देखिए नील नहर से यहाँ पर क्या निकाली गई, एक ताजे पानी की नहर भी निकाली गई है, जो यहाँ के जो क्षेत्र हैं उनको ताजा पानी उपलब्ध कराया जाता है। इसके बाद हम दूसरी नहर प्रणाली को देखते हैं, और दूसरी नहर प्रणाली है जिसका नाम क्या है, ये भी विश्व की बड़ी नहरों में से एक है जिसका नाम है पनामा। और कौन से देश में स्थित है, पनामा देश में स्थित होने के कारण इसका नाम पड़ा पनामा नहर। और इस नहर का देखिए सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ है यूएसए को, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका को। छोटे मानचित्र में यहां पर देखिए एक देश है, देखिए ये जो आप देख रहे हो पनामा देश, और पनामा देश के यहां पर आप देख रहे हैं अटलांटिक महासागर, और नीचे वाले क्षेत्र में है प्रशांत महासागर। और यहां पर देखिए इस स्थलीय भूमि को काटकर एक नहर बनाई गई है जिसका नाम है पनामा नहर। तो और यहां पर देखिए इस चित्र में भी दिखाया गया है, यहां एक महासागर है जिसका नाम है अटलांटिक महासागर, और नीचे वाले क्षेत्र में यहां पर देखें इस वाले भाग में और इस वाले भाग में प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ते हुए देखिए एक नहर का निर्माण किया गया है। और ये नहर किस किस को जोड़ती है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। लेकिन इस नहर को निर्माण करने में काफी समस्याएं आई, और सबसे बड़ी पीले बुखार की, और उसके अलावा देखिए बीच में पहाड़ी क्षेत्र, और पहाड़ी क्षेत्र के साथ साथ जब ये नहर जब बनकर तैयार हुई तो सबसे बड़ी समस्या आई यहाँ पर जल स्तर की। यहाँ पर जल स्तर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर का जल स्तर एक समान नहीं है। जल स्तर में क्या पाया जाता है, काफी अंतर पाया जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या लगाए गए हैं, जल बंधक लगाए गए हैं जिन्हें कहा जाता है लॉक्स। और पहला लॉक्स देखिए यहाँ पर लगाया गया जिसका नाम है गाटुम लॉक्स। उसके बाद देखिए और भी लॉक्स लगाए गए, जैसे यहां पर भी लगाया गया पेड्रो लॉक्स, और उसके बाद देखिए यहां पर देखिए एक लॉक और लगाया गया मीरा लॉक्स। इस तरह से यहां पर 6 लॉक्स लगाए गए इस नहर में। और लॉक्स का मतलब है जल स्तर को ऊपर उठाया जाता है ताकि जलयान देखिए ऊपर उठ जाते हैं और दूसरे क्षेत्र में क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। तो यहां पर लॉक्स लगाए गए। कई बार पेपर में पूछा जाता है ऐसी नहर प्रणाली कौन सी है जिसमें लॉक सिस्टम या देखिए हम कह दे जल बंधक लगाए गए हैं, तो कौन सी नहर आएगी इसके अंदर, पनामा नहर, जिसमें काफी लॉक्स। इसके अलावा देखिए यहां रेल मार्ग भी बनाया गया इसके सहारे सहारे, और यहां पर 2 बंदरगाह हैं। अटलांटिक महासागर में तो बंदरगाह है कोलोन बंदरगाह, और यदि यहां पर हम देखते हैं प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है पनामा बंदरगाह। इन दोनों को जोड़ने वाली एक नहर प्रणाली है ये। अब देखिए इसके बाद हम इसे विशेष रूप से देखें, इसकी विशेषताओं को देखेंगे। लेकिन यहां आप देख रहे होंगे यहां बीच में देखिए कुछ क्षेत्र दिखाई देता है, इसका मतलब यह यहां पर एक बहुत बड़ी झील भी है बीच में, और उस झील का नाम है गाटुम झील। क्या नाम है इस झील का, गाटुम झील। इस तरह से देखिए यहां पर झील भी है। और अब देखते हैं हम इस नहर प्रणाली की विशेषताएं। तो देखिए यह नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है, यानी 2 बड़े महासागरों को जोड़ने वाली नहर। और देश की यदि बात करें तो देश का नाम क्या है, पनामा देश है। देश कौन सा है, पनामा देश। इसका निर्माण पनामा जल डमरू मध्य के आर पार पनामा नगर एवं कोलोन के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया। तो इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे यूएसए भी कहते हैं, जिसने दोनों ही ओर के 8 किलोमीटर क्षेत्र को खरीद कर इसे नहर मंडल का नाम दिया। तो देखिए 8 किलोमीटर क्षेत्र को क्या कहा जाता है, यूएसए ने इसे नाम दिया नहर मंडल। और देखते हैं इसकी आगे विशेषता है। नहर लगभग 72 अर्थात 72 किलोमीटर लंबी है। और स्वेज नहर की लंबाई कितनी थी, 160 किलोमीटर, और इसकी लंबाई कितनी है, 72 किलोमीटर लंबी है, जो लगभग 12 किलोमीटर लंबी अत्यधिक गहरी कटान से युक्त है। तो इसकी गहराई देखिए कितनी बताई गई है, लगभग 12 किलोमीटर के एरिया में काफी कुछ गहराई है यहां पर। और देखिए इस नहर में कुल 6 जल बंधक यानी लॉक्स लगाए गए। पूछा जा सकता है परीक्षा में कि कितने जल बंधक लगाए गए हैं,
6 जलबंधक लगाए गए जिन्हें लॉक्स कहा जाता है, अर्थात जल स्तर को क्या किया जाता है, ऊंचा किया जाता है ताकि जलयान भी ऊपर उठ जाए और दूसरे क्षेत्र में प्रवेश कर जाएं, तथा जलयान पनामा की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले इन जलबंधकों से होकर विभिन्न ऊंचाई की समुद्री सतह, तो यहाँ ये लॉक्स क्यों लगाए गए, उसका लगाने का कारण था समुद्री सतह में अंतर पाया जाना, एक का जल स्तर ऊंचा और दूसरे का जल स्तर नीचा। और लगभग देखिए कितना ऊपर पानी उठाया जाता है, या हम कहते हैं जलयान को उठाया जाता है 26 मीटर ऊपर और नीचे किया जाता है को पार करते हैं। इस तरह से देखिए इसकी कुछ विशेषताएं और देखते हैं। इस नहर के द्वारा समुद्री मार्ग से न्यूयॉर्क, कहां का है यह शहर, यूएसए का, एवं सैन फ्रांसिस्को, ये भी कहां का है, यूएसए के मध्य लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। कितनी दूरी कम होगी, यदि हम कहें न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को जल मार्ग से जाना होता तो दक्षिणी अमेरिका का चक्कर लगा के जाते, कितनी दूरी ज्यादा होती, 13,000 किलोमीटर दूरी। लेकिन जब से ये नहर बनी है तो ये दूरी क्या हो गई, 13,000 किलोमीटर कम हो गई। इसी प्रकार पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट, उत्तर पूर्वी और मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के मध्य की दूरी भी कम हो गई है। तो कहने का मतलब है यूएसए और एशिया के देशों से बीच की भी दूरी क्या हो गई है, कम हो गई है। अब देखिए इसके बाद हम कुछ और विशेषताएं देखते हैं। इस नहर का आर्थिक महत्व स्वेज नहर की अपेक्षा कम है। तो यदि एग्जाम में पूछा जाए आर्थिक दृष्टि से स्वेज नहर ज़्यादा महत्वपूर्ण है या पनामा नहर, तो कौन सी नहर आएगी, स्वेज नहर, क्योंकि ये बहुत बड़े क्षेत्र को जोड़ती है। फिर भी दक्षिणी अमेरिका की अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और अब इसके बाद देखिए हम एक और नहर प्रणाली देखेंगे जो संयुक्त राज्य अमेरिका बना रहा है, क्योंकि पनामा देश से उनके संबंध अब अच्छे नहीं है। इसलिए देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने पनामा देश के ऊपर देखिए एक देश और है जिसका नाम है निकारागुआ, और वहां पर एक नई नहर प्रणाली को विकसित कर रहा है और उसका नाम है निकारागुआ नहर। ये नहर निर्माणाधीन है और ये मध्य अमेरिका के जो एक देश है जिसका नाम है निकारागुआ देश, और इस निकारागुआ देश के अंदर देखिए इस नहर का क्या किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। इस नहर को निर्माण करने में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका देखिए एक झील है, उस झील का नाम है निकारागुआ झील। और इस तरह से यहां पर देखेंगे अटलांटिक महासागर और इधर देखेंगे प्रशांत महासागर, अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली एक नहर का निर्माण किया जा रहा है। और यह नहर प्रणाली आधुनिक तकनीक पर आधारित होगी, और जब ये बनकर तैयार हो जाएगी तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा, यूएसए को होगा। और इसके निर्माण में भी जो सहयोग कर रहा है वो कौन कर रहा है, यूएसए ही कर रहा है। तो ये नई जो नहर प्रणाली है कौन से देश में, निकारागुआ देश में, और इसीलिए इसका नामकरण किया गया निकारागुआ नहर। इस तरह से देखिए आज हमने पढ़ा जल परिवहन, और जल परिवहन में हमने देखे सबसे पहले समुद्री मार्ग, और उसके बाद देखिए हमने दो बड़ी नहरों को भी पढ़ा, और इसके बाद पढ़ेंगे हम आंतरिक जो जल मार्ग हैं अगले वीडियो के अंतर्गत। तो देखिए आज के वीडियो में समुद्री मार्गों को और तटीय क्षेत्र के अंदर पाई जाने वाली ये दो नहरों को पढ़ा। इस तरह से हमारा आज की क्लास क्या हो जाती है बच्चों, समाप्त हो जाती है। और बच्चों आप ध्यान पूर्वक देखिए विश्व के मानचित्र या जो आपके पास एटलस है उस एटलस में स्वेज नहर और पनामा नहर को ढूंढना, और यही आपको क्रियाकलाप करना है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आंतरिक जल मार्गों के साथ, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।